दोस्तों, आज की कहानी है माँ के बीमार होने पर बेटे ने माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ आया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अरे राधा, मैं तुम्हें बड़ा लगता हूँ, रघुवीर ने हमेशा की तरह कहा। अब उनके लिए तो राधा ही सर्वस्व थी, एक मित्र, साथी और प्रेमी। हाँ, प्रेमी भी। इसलिए तो जब जब राधा अपनी चश्मा चढ़ी आंखों को फैलाकर इंजेक्शन भरने लगती, रघुवीर एकटक उनके चेहरे को ताकते रहते और जब वह इंजेक्शन लगाती, रघुवीर सिसकारी जरूर भरते। राधा को पता था कि रघुवीर ऐसा जानबूझकर करते हैं, फिर भी वह जरूर कहती, सच में इंजेक्शन से बहुत दर्द होता है। इसके बाद रघुवीर के ना के साथ शुरू हुआ संवाद। राधा की जिंदगी की डोर था। 2 साल हो गए थे रघुवीर और राधा को इस वृद्धा आश्रम में आए। यहाँ पहला कदम रखने का दुख आज हृदय के किसी कोने में दबकर रह गया है। जब ये आए थे तब दोनों के पैर साथ चलते थे और अब हृदय की धड़कन भी साथ चलती है। जैसे एक की थम जाएगी तो दूसरे की भी, मैं भी यहाँ बैठ जाऊं। राधा ने पार्क में लगे झूले पर बैठे रघुवीर से पूछा, पर रघुवीर का ध्यान तो कहीं और था। वह सामने रखे गमले में लगे कैक्टस को एकटक ताक रहे थे। मैं भी यहाँ बैठ जाऊं? राधा ने दोबारा पूछा। इस बार भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो राधा झूले पर बैठ गई। थोड़ी देर तक झूले के साथ मौन भी झूलता रहा। राधा ने अचानक पैरों को जमीन पर रखकर झूले को रोकते हुए पूछा, आप केवल कैक्टस को ही क्यों देखते हैं? मुझे लगता है इस जीवन में मैंने केवल कैक्टस ही बोए हैं, इसीलिए कैक्टस मुझे अच्छा लगता है। शायद इसी वजह से मैं यहाँ हूँ भी। अचानक झूले के रुकने से रघुवीर जैसे नींद से जागे थे। कैक्टस में भी फूल खिलते हैं, हो सकता है कि यह आश्रम भी तुम्हारे लिए कैक्टस बन जाए। राधा ने आशावादी विचार व्यक्त करते हुए कहा, कभी कभी कैक्टस से भी संबंध की शुरुआत हो सकती है। रघुवीर जब से यह आश्रम में आए थे उनके चेहरे पर हमेशा उदासी ही छाई रहती। आश्रम में रहने वालों से वह बातचीत भी बहुत कम करते थे। हमेशा वह अकेले ही बैठे रहते थे। एक रात 2 बजे राधा ने उन्हें झूले पर बैठे देखा था। शायद उस आश्रम में राधा ही एक ऐसी थी जिससे रघुवीर कभी कभार 2-4 बातें कर लिया करते थे। राधा ने उनके पास जाकर पूछा था, इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? नींद नहीं आ रही थी, इसलिए यहाँ आकर बैठ गए। जवाब में रघुवीर ने कहा, नींद क्यों नहीं आ रही है? राधा ने पूछा। शायद वह उनसे बातें करना चाहती थी। हर चीज़ की वजह नहीं होती, होती तो है, बस हम जानना नहीं चाहते। राधा ने रात की हवा में जैसे नमी मिल गई हो इस तरह कहा, आप अपने मन की बात कह दीजिए, इससे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। बात सुन लेने के बाद शायद मैं वजह खोज सकूं। मैं मेजर डिप्रेशन का रोगी नहीं था। रघुवीर ने रात को खुले आकाश में फैले अनगिनत सितारों को ताकते हुए कहा। राधा ने छोटा सा सवाल किया। उन्होंने डिप्रेशन शब्द सुना ना हो ऐसा नहीं था। राधा अध्यापिका थी, स्वभाव से वह आशावादी थी। हर परिस्थिति को मुस्कुराते हुए वह स्वीकार करती थी। राधा के इस सवाल से रघुवीर उत्तेजित होकर बोले, तो क्या आज इसी बीमारी की वजह से मैं यहाँ इस वीरान वृद्धा आश्रम में हूँ? मैंने अपने पोते पर हाथ उठा दिया था और जानती हो क्यों? कहते हुए रघुवीर का शरीर कांप रहा था। आंखें सहज सी चौड़ी और लाल हो गई थी। उनकी आंखों में ठहरी बातें पाला तोड़कर बह रही थी। केवल उससे मेरी इंसुलिन की सिरिंज टूट गई थी। मैं भी अभी भी उस दृश्य को देख रहा हूँ, क्योंकि वह दृश्य मेरी आंखों के सामने हमेशा ही नाचता रहता है। वह दृश्य मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है
उसी की वजह से बेटे ने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया और अस्पताल से सीधे इस वीरान आश्रम में छोड़ गया। मैंने अपने पोते पर हाथ उठाया। रघुवीर ने यह अंतिम वाक्य इस तरह से कहा जैसे वह खुद से ही सवाल कर रही हो। इतना कहते कहते उनकी सांस फूलने लगी थी। उन्होंने एक लंबी सांस लेकर आगे कहा, वह मेरा कितना ख्याल रखता था, मुझे कितना खुश रखता था। मेरी दादी के जाने के बाद वही एक सहारा था मेरा। आपको पता है, वह रोजाना मेरे साथ मंदिर जाता था, मेरे पास बैठकर होमवर्क करता। कोई भी बात होती दादाजी दादाजी कहकर पहले मुझे ही बताता। और मैंने यह क्या किया। उसकी दादी का खालीपन मुझे खा गया। अकेलापन मुझसे सहन नहीं हुआ। इतना कहकर रघुवीर रोने लगा। राधा ने भी उन्हें रोने दिया। वह केवल उन्हें देखती रही और उनकी बातें सुनती रही जब तक रघुवीर के मन की भड़ास न निकल गई। किसी को इस तरह सुनना भी एक कला ही है। यह कला भी सबके पास नहीं होती। उस रात के बाद राधा रघुवीर का ख्याल ही नहीं रखने लगी, बल्कि हर तरह से उनकी देखभाल करने लगी। वह उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं रखती थी। रोजाना याद करके उनकी दवाएं देना, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना, अब यह सब वही करती थी। दोनों साथ बैठकर भगवत गीता का पाठ करते। उसका अर्थ समझने के लिए दोनों एक दूसरे के साथ लंबे समय तक पार्क में टहलते हुए चर्चा करते। कभी कभी बातों में विरोधाभास होता तो तुम ही सच्चे हो, मैं गलत हूँ, पर बात खत्म हो जाती। इस तरह दोनों में मीठा झगड़ा भी होता। सालों बाद रघुवीर के लिए यह वीरान आश्रम रंग बिरंगा फूलों से भरा उपवन लगने लगा था। एक दिन राधा का बेटा उनसे मिलने आया। उसने माँ से घर चलने को बहुत कहा, पर वह घर जाने को राजी नहीं हुई। उस समय रघुवीर को पता चला कि राधा स्वेच्छा से आश्रम में रहने आई थी। वह तो अपने गांव में ही रहना चाहती थी, जबकि बेटा गांव का सब कुछ बेचकर शहर में बस जाना चाहता था। वह सादगी से जीने की आदी थी, इसलिए उन्होंने बेटे से कहा था, मैं वृद्धा आश्रम में रहूंगी। बेटे और बहू ने बहुत समझाया कि समाज में उनकी बड़ी बदनामी होगी, पर वह नहीं मानी और वृद्धा आश्रम में रहने आ गई थी। एकांत उनकी प्रवृत्ति थी। वह रहती भी एकांत में ही थी, पर राधा और रघुवीर को कहाँ पता था कि वृद्धा आश्रम में आने के बाद उन्हें एक साथी मिल जाएगा जिससे निरंतर बातें की जा सकेगी, नाराज भी हुआ जा सकेगा और मनाया भी जा सकेगा। इतने सालों से साथ रहते रहते उनके बीच सात्विक प्रेम का सेतु बंध गया था। दोनों एक बार फिर युवा हो गए थे। उनमें फिर से प्रेम हो गया था और जिंदगी एक बार फिर से प्रेममय हो गई थी। प्रेम तो कभी भी कितनी भी बार हो सकता है, पर प्रेम व्यक्ति से नहीं, उसके व्यक्तित्व से होता है। रघुवीर कभी फूल तोड़कर राधा को तो कभी कोई माला बनाकर जोड़े में लगाते। यह सब करने से वह जरा भी नहीं शर्माते। उसी तरह राधा के प्रेम भाव से यह सब स्वीकार करती। ऐसा करते हुए वह सहज हंसी में देते। इतना ही नहीं, अब दोनों एक ही थाली में साथ खाने भी लगे थे। ऐसे में ही एक दूसरे को खिला भी देते थे। बस एक ही कौर में भर जाता है। उन दोनों के प्रेम को देखकर वृद्धा आश्रम के लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे, पर उनकी बातों पर न राधा ध्यान दे रही थी और न ही रघुवीर। दोनों खुद ही मस्त थे। लोग कहते, इस उम्र में इन्हें यह सब करते शर्म भी नहीं आती। जिस उम्र में भगवान का नाम लेना चाहिए, इन्हें देखो, ये प्रेम के गीत गा रही हैं।